दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टारगेट फॉर एग्जाम में। दोस्तों आज हम देखेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया तो हमारा उत्तर हो जाएगा न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है, यानी कि न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है उसमें किस राशि की परिभाषा मिलती है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में त्वरण, बी में बल, सी में ऊर्जा और डी में एक समान गति। तो दोस्तों न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उसमें बल की परिभाषा मिलती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बल। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। दोस्तों यह जो कथन है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है, तो दोस्तों यह किसने कहा था, तो न्यूटन ने कहा था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूटन। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी समझने वाला प्रश्न है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए कहता है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। यानी कि कोई बस है वो गतिशील है और उसमें अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो जो जितने भी सवारी होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो दोस्तों यह जो क्रिया हो रहा है यह किस नियम का पालन करता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन के प्रथम नियम का, उसके बाद बी है द्वितीय नियम का, सी है तृतीय नियम का और डी है संवेग के नियम का। तो दोस्तों यह जो क्रिया होता है वो जड़त्व के नियम के कारण होता है। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो न्यूटन के प्रथम नियम, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। दोस्तों न्यूटन गति का कौन सा नियम है जो जड़त्व की व्याख्या करता है, तभी बताएं कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन को। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, यानी कि कोई वस्तु का जड़त्व है उसका जो प्रत्यक्ष निर्भरता है वो किस पर निर्भर करता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में द्रव्यमान पर, बी है वेग पर, सी है आयतन पर और डी है संवेग पर। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान पर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न को। देखिए कहता है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। दोस्तों जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, तो हमारा उत्तर होगा गैलीलियो ने। किसने दिया था, तो गैलीलियो ने। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए में न्यूटन के प्रथम नियम, बी है न्यूटन के द्वितीय नियम और सी है न्यूटन के तृतीय नियम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम, यानी कि न्यूटन गति का जो तृतीय नियम है उसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नौवां प्रश्न को। देखिए नौवां प्रश्न कहता है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। कहता है कि किसी पिंड में उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे जड़त्व, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न है वो न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए।
देखिए कहता है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है, कहता है कि और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन है। यानी कि कोई एम द्रव्यमान का एक पिंड है, वो v वेग से किसी दीवार से जाकर के टकराता है और उसी वेग से वापस आ जाता है, तो कहता है कि इसका जो संवेग में परिवर्तन है वो कितना है। तो देखिए संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है, संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं और p बराबर होता है mv। यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या हुआ, mv हुआ, और पुनः उसी वेग से वापस आया तो कितना हुआ, mv प्लस mv कितना हो गया, 2mv हो गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2mv। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 11वां प्रश्न, ये भी न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए कहता है कि एक 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले और 3 किग्रा द्रव्यमान वाले पिंड का गतिज ऊर्जा है। यानी कि आपको इसमें संवेग दिया हुआ है, यानी कि आपको p का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 न्यूटन सेकेंड, और आपको द्रव्यमान यानी कि m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो m का वैल्यू दिया हुआ है 3 kg, और आपको पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा यानी कि क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है p² बटा 2m। यानी कि ये आपको अगर संवेग दिया हुआ रहे और द्रव्यमान दिया हुआ रहे और गतिज ऊर्जा निकालना रहे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो देखिए p² कितना हो जाएगा, तो p² यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, और यहाँ पर 2m यानी कि 3 kg है, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी कि 4/6 इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 2/3 आएगा, 2/3 जूल। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2/3 जूल। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 12वां सवाल कहता है कि रॉकेट, उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमारा सही उत्तर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 13वां प्रश्न। देखिए कहता है कि SHM, कहता है कि SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र होगा। यानी कि SHM मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कहता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, तो इसका वक्र कैसा होगा, तो इसका जो वक्र होता है वो दीर्घवृत्त होता है, यानी कि बड़ा वृत्त होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा एक दीर्घवृत्त। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 14वां सवाल कहता है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं की, यानी कि कोई वस्तु है वो शून्य यानी कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो कहता है कि इसमें क्या समान होगा। तो दोस्तों कोई वस्तु शून्य में अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका जो त्वरण होता है वो हमेशा समान होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समान त्वरण होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। तो दोस्तों यह किसके कारण होता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है गति की तीसरा नियम के कारण, बी दिया हुआ है जड़त्व के कारण, सी दिया हुआ है घर्षण के कारण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये सवाल का जवाब आपको खुद से देना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिए कि यह किस कारण से होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 16वां प्रश्न कहता है कि स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। यानी कि कोई स्प्रिंग है उसको अगर खींच करके हम लंबा कर देते हैं और पुनः वो अपने स्थान पर वापस आता है, तो इस स्थिति में जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए कहता है गतिमान वस्तु में होता है। दोस्तों गतिमान वस्तु में क्या होता है, तो कोई वस्तु गतिमान है यानी कि गतिशील है तो उसमें होगा गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, गतिज ऊर्जा। उसके बाद देखिए 18वां सवाल। देखिए कहता है चलती गाड़ी में बैठे आदमी के पास होगी। दोस्तों कोई गाड़ी में आदमी बैठा हुआ है तो कहता है कि उसके पास कौन सा ऊर्जा होगा। तो देखिए जो गाड़ी होता है वो रोड से कुछ उठा हुआ होता है, यानी कि इसमें ऊंचाई भी होता है और द्रव्यमान भी होता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा और स्थिति ऊर्जा दोनों होगा, यानी कि इसमें गतिज ऊर्जा भी होगा और स्थिति ऊर्जा भी होगा। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, गतिज एवं स्थितिज दोनों। उसके बाद देखिए 19वां सवाल कहता है कि वॉशिंग मशीन की
कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो वॉशिंग मशीन है उसका जो कार्य प्रणाली है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रण, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए कहता है कि किसी वस्तु का संवेग, दोस्तों किसी वस्तु का संवेग यानी कि किस पर निर्भर करता है। आपको देखिए ऑप्शन देकर बताना है कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला अगर याद होगा, संवेग का पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। यानी कि एम हो गया द्रव्यमान और भी हो गया वेग, यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर। तो देखिए आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है द्रव्यमान और वेग दोनों पर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 21वां क्वेश्चन। ये भी न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। देखिए कहता है कि यदि किसी पिंड की गति दूनी कर दी जाए, यानी कि कोई पिंड है उसकी गति को दूनी यानी कि 2 गुना कर दिया जाए, कहता है कि तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गति ऊर्जा का अनुपात होगा। तो दोस्तों कहता है कि अगर इसकी गति को दुगना कर दिया जाए तो जो परिणामी होगा और जो प्रारंभिक गति ऊर्जा है उसका अनुपात क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा पर क्या होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। अब देखिए दोनों स्थिति में उसका द्रव्यमान है वो तो समान रहेगा। तो देखिए 1/2 mv² और 1/2 mv² यहाँ पर भी लिख देते हैं। देखिए दोनों स्थिति में द्रव्यमान है वो सेम होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा v²/v²। और देखिए पहले स्थिति में देखिए पहले कहता है परिणामी, तो परिणामी क्या होगा दोगुना कर देंगे तो मान लीजिए पहले से 1 था अब 2 कर दिए तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और पहले से कितना था 1 था, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अनुपात निकालना है तो कितना हो जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर। इस पर आपको इस तरह से निकाल देना है। उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन, देखिए कहता है यदि किसी कण का रैखिक संवेग दूना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यानी कि कहता है कि रैखिक संवेग यानी कि संवेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो देखिए इस पर भी यही फार्मूला अप्लाई करना है, p²/2m। गतिज ऊर्जा पर क्या होता है p²/2m। और देखिए m है वो दोनों कंडीशन में समान होगा, सिर्फ संवेग को दुगना कर दिया जा रहा है तो p को दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना। अब देखिए कहता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर गतिज ऊर्जा हो जाती है। देखिए ये भी प्रश्न है वो न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है। कहता है कि वेग को आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा पर क्या होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। अब नीचे भी हम लोग लिख देंगे अनुपात निकालना है तो 1/2 mv²। देखिए द्रव्यमान दोनों स्थिति में सेम रहेगा और आपको वेग को गतिज ऊर्जा हो जाती है, यानी कि आपको क्या करना है वेग को आधा करना है। तो देखिए यहाँ पर वेग है इसको आधा करना है, पहले वेग 1 था अब इसको आधा कर दिए तो 1/2 और दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इस तरह से, और 1/2 m कैंसिल कर देंगे तो दोनों कंडीशन में सिर्फ v²/v² बचेगा। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि क्या हो जाएगा 1/4 बच जाएगा। कितना बचेगा 1/4। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है किसी वस्तु का आवेग, दोस्तों किसी वस्तु का आवेग है वो किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो देखिए आवेग है वो किस पर निर्भर करता है। तो देखिए आपको आवेग का एक एग्जांपल देते हैं। जब हम लोग बल्ले से यानी कि बैट से किसी गेंद पर प्रहार करते हैं तो उस समय में यहाँ पर आवेग काम करता है। तो आवेग है वो बल पर निर्भर करता है और समय पर निर्भर करता है। किस पर, बल पर और समय पर, यानी कि आवेग बराबर क्या होता है Ft, यानी कि आवेग का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स गुने टाइम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बल और समय पर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको आप जा करके डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको इसका ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा। तो उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका कितना उत्तर है वो सही हुआ है। तो जा करके जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और एक बार टेस्ट दे करके देख लीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन है वो याद हो चुका है।